अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे सब लोग। तो एपिसोड 3 स्टार्ट करते हैं और अब हम बात करेंगे शेल एक्सपेंशन के बारे में। ठीक है, इसको समझते हैं क्या है ये और किस तरह से यूज़ किया जाता है। हमने लॉगिन कर लिया अपनी मशीन के अंदर। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा शेल को समझते हैं। लाइक दैट मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, एंटर किया, तो ये एज इट स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ हेलो स्पेस, स्पेस देते हैं हम बहुत सारा, वर्ल्ड, एंटर किया। इसने मेरे स्पेस को स्किप कर दिया। ये इसलिए हुआ, यहाँ पर शेल एक्सपेंशन जो है वो काम कर रही है। अगर मैं इसको डबल कोट के अंदर लिखूं हेलो वर्ल्ड और यहाँ पर मैं स्पेस दे देता हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक है। अब जो स्पेस मैंने दिया था उसने इसको कंसीडर किया। यहाँ हमने शेल को बता दिया है उसने एक्सपेंशन को यूज़ नहीं करना। लाइनिक्स में दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक सिस्टम डिफाइन वेरिएबल्स और दूसरे यूज़र डिफाइन वेरिएबल्स। अब सिस्टम डिफाइन वेरिएबल्स कौन से होते हैं उनको देखने के लिए हम यहाँ पर उन वेरिएबल्स की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। लाइक डेट मैं कहता हूँ शेल, तो इसने मुझे बताया कि आप जो शेल यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, वो एक बिन बैश शेल है। ऐसे ही अगर मैं देखना चाहूँ कि मैं किस यूज़र से लॉगिन हूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यूज़र, तो मुझे बता रहा है कि आप यूज़र रूट यूज़र से लॉगिन है। इस तरह से आप इको करके डॉलर साइन और उसके बाद ढेर सारे सिस्टम डिफाइन वेरिएबल्स हैं, उनमें से आप उन्हें कॉल कर सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। अगर आप खुद से कोई वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं, लाइक डैट हम यूज़र डिफाइन कोई वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ फॉर 1 इज इक्वल टू 100, इंटर किया। अब मैं इसकी वैल्यू को देखना चाहता हूँ, इको डॉलर साइन वॉर 1, एंटर किया। तो वॉर 1 के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है, जो हमने उसके अंदर वैल्यू स्टोर किया वो इसने यहाँ पर प्रिंट करा दी। अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ डॉलर साइन वॉर 1, तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा। और अगर इसको मैं डबल कॉलम से हटा के डबल कॉलम से सिंगल कॉलम लिखता हूँ तो जो इनके दरमियान हम जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे उस स्ट्रिंग को एज इट प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें स्पेशल स्केपिंग करेक्टर, ठीक है, हमने कुछ करेक्टर मिलते हैं स्पेशल स्केपिंग करेक्टर, लाइक डेट अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आपने इन्हें इन सबको वहाँ पर यूज़ किया होगा। लाइक डेट मैं लिखता हूँ बैक स्लैश ई, आपको हाइफन ई यूज़ करना होगा और उसके बाद डबल कॉलम मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम बैक स्लैश एन फॉर नेक्स्ट लाइन 2 और बैक स्लैश टी फोर होता है टैब स्पेस के लिए, वेलकम टू लाइनेक्स, एंटर किया, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले वेलकम प्रिंट हुआ, उसके बाद बैक स्लैश एन ने क्या किया, नेक्स्ट लाइन पे भेज दिया हमारे कर्सर को। नेक्स्ट लाइन पे भेजने के बाद बैक स्लैश टी ने क्या किया, टैब स्पेस दिया, यहाँ पर टैब स्पेस आ गया। उसके बाद हमने जो भी लिखा था लाइनेक्स वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। अब ये हम जो कमांड यूज़ कर रहे हैं इन्हें शेल बिल्ट इन कमांड्स, और दो तरह की कमांड्स होती हैं, एक होती हैं शेल बिल्ट इन कमांड्स और दूसरी होती हैं एक्सटर्नल कमांड। जो कमांड शेल के अंदर ही डिफाइन होती हैं उनको शेल बिल्ट इन कमांड कहते हैं। जो बिन या एस बिन में डिफाइन होती हैं उन्हें एक्सटर्नल कमांड कहते हैं, ठीक है। लाइक डैट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हम ऐसा करते हैं, सी डी कमांड को देख लेते हैं, ठीक। सी डी कमांड जो है वो एक शेल बिल्ट इन कमांड है। अगर हम देखना चाहें, आप लिखेंगे टाइप, किसी भी कमांड के बारे में आप देखना चाहते हैं कि वो शेल बिल्ट इन कमांड है या फिर एक्सटर्नल कमांड है, तो आपने टाइप लिखना है, उसके बाद जो भी कमांड है आप उस कमांड को एंटर कर दें, ठीक है। सी डी कमांड क्या है, सी डी एक शेल बिल्ट इन कमांड है। शेल को पता है कि जब भी आप जो यूज़र है जो यूज़ कर रहा है टर्मिनल को, वो अगर सी डी लिखेगा तो उसे क्या करना है, ठीक है। उसे अगर उसे किस तरह पता चलेगा कि सीडी का मतलब क्या है, उसे उन बाइनरी फाइल्स की लोकेशन का पता है, उसे पता है कि वो बाइनरी फाइल्स कहाँ पर हो रहे। टाइप एल एस किया तो ठीक है, एल एस इज एलियस, यहाँ पर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और अगर हम देखना चाहते हैं कि जो भी कमांड है इसकी बाइनरी फाइल्स कहाँ पड़ी हैं, लाइक डेट अगर मैं देखना चाहूँ एल एस जो फाइल है इसका कहीं ना कहीं कोई कोड पड़ा होगा, कोई बाइनरी कोड पड़ा होगा, जो उस कोडिंग के अंदर सब कुछ डिफाइन होता है कि एल एस, जब भी कोई बंदा एल एस कमांड टर्मिनल पर फायर करेगा तो उसने क्या टास्क परफॉर्म करना है, वो उसके फीचर्स को किस तरह से इस्तेमाल कर, वो सारे के सारे एक कोड की फॉर्म में लिखा होता है जिसको बाइनरी कोड कह देते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे विच, उसके बाद एल एस करेंगे तो आपको बताएगा कि इसका बाइनरी कोड कहाँ पड़ा है, यूज़र बिन के अंदर पड़ा है एल एस करके, ठीक है, ये इसका कोड है, इसकी बाइनरी फाइल है।
अगर आप एक्सटर्नल कमांड को रन अगर आपको एक्सटर्नल कमांड को रन करवाते हैं जो कि आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल हैं उनके अंदर उनकी एंट्री होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको उनकी कंप्लीट लोकेशन का पाथ देना होगा। अभी जिस तरह हमने ls लिखा तो इसकी एंट्री हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं उनके अंदर पहले से इसकी एंट्री है कि जब भी अगर मैं ls टाइप करता हूँ तो किस लोकेशन से जाके उसने बाइनरी फाइल को एग्जीक्यूट करना होगा। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी कमांड टाइप कर देता हूँ जिसकी एंट्री मेरे जो शेल है उसको नहीं पता, या फिर मैंने पाथ वेरिएबल उसका सेट नहीं कर रखा, तो वो कहाँ से कैसे एग्जीक्यूट होगी। उस सूरत में हमें पूरे का पूरा पार्ट डिफाइन करना होता है। अगर फ्यूचर में जब हम टास्क कर रहे होंगे तो हम कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस डाउनलोड करेंगे, तो जब हम उनकी बाइंड्रीज को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें प्रॉपर पाथ बताना होगा। लाइक अगर मैं ls की कमांड को टाइप करना चाहता हूँ तो एक तो मैंने ऐसे ls किया, ठीक है, ये इस कमांड ने डायरेक्ट अपना काम कर दिया क्योंकि हमारे पाथ वेरिएबल के अंदर ये सेट है कि जब भी ls टाइप करो तो यूज़र बिन के अंदर जाके इसने ये करना है। अगर आप इसको एक्सटर्नल पाथ के थ्रू करना चाहें तो ये कहाँ पर बताइए उसने कहा यूज़र के अंदर बिन के अंदर ls पड़ा है, ठीक है, और उसके बाद मैं टेम्प के अंदर इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो आप इस तरह करेंगे, ठीक है। ls पूरे का पूरा मैंने उसका पाथ दिया बाइनरी फाइल का, उसके बाद मुझे जिस लोकेशन के ऊपर उसको फायर करना है, ठीक है, मैंने वो बता दिया कि टेम्प के अंदर मुझे बता दो टेम्प के अंदर कौन कौन सी फाइल है। यही काम आप इस तरह से कर रहे हैं ls टेम्प, तो सेम वही रिजल्ट आ रहा है। ये होता है आपके पाथ वेरिएबल्स का कमाल। लाइक दैट अगर मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ पहले, इको वेलकम टू लाइनक्स सेशन फाइल कैट फाइल, ठीक है। अब ये तो हो गया कि हमने किसी फाइल को देखना है, हमने कैट लिखा और उसके बाद उस फाइल का नाम लिखा, हमें वो हम जो भी उस कमांड ने टास्क परफॉर्म करता वो उसने अपनी बाइनरी को एग्जीक्यूट किया और आपके सामने वो रिजल्ट ला के दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप इन कमांड के लिए एलियस या शॉर्टकट जो है ना वो डिफाइन कर दें, लाइक दैट फ्यूचर के अंदर अगर आप काम कर रहे होंगे कुछ लाइक क्यूबरनेटीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको बार बार क्यूब CTL इस कमांड्स बड़ी बड़ी कमांड्स जो है ना ये टाइप करने पड़ेंगे, तो आप क्या करते हैं इनके शॉर्ट नेम कर लेते हैं, इनको एलियस डिफाइन कर लेते हैं इनके, कि अगर मैं KB लिखूँ तो उसका मतलब होगा क्यूब CTL, ठीक है। अगर आप कुछ भी डिफाइन कर सकें लाइक डेट, आप जैसे यहाँ एलियस सेट करते हैं कैट कमांड के लिए एलियस एलियस उसके बाद कैट को मैं कर देता हूँ डॉग, कि जब भी मैं डॉग टर्मिनल पे लिखूंगा तो उसका मतलब होगा कि कैट, जो भी कैट का बाइनरी कोड है वो एग्जीक्यूट होना है। अब मैं लिखता हूँ डॉग और उसके बाद फाइल का नाम ओ डॉग डॉग एंड फाइल एलियस कैट इज इक्वल टू डॉग। एक मिनट पहले मैं इसको अनएलियस कर दूं, अनएलियस कैट और एलियस करता हूँ कैट को मैं जस्ट C डिफाइन कर देता हूँ कि जब भी मैं C टाइप करूँगा तो क्यों नहीं ले रहा ये, एक मिनट को कैट एलियस सेट हो गया। मैं लिखता हूँ फाइल करता हूँ डॉग फाइल का नेम एंटर किया। ये यहाँ पर काम क्यों नहीं कर रहा, चले मैं इसको फ्यूचर में देख के बताऊंगा। हम ये देख सकते हैं कि हमने जो एलियस सेट किया है क्या वो सेट हुआ है या नहीं हुआ। एलियस उसके बाद जो भी कमांड है, हाँ ठीक है, इसका एलियस सेट नहीं हुआ तो हम एलियस सेट करते हैं कैट इज़ इक्वल टू डॉग, एंटर किया और अब हम देखते हैं एलियस करके उसका जो भी आपने एलियस सेट किया होगा उसका नाम एंटर करते हैं, ठीक है। तो एलियस सेट अब जब भी आप डॉग लिखोगे तो वो डॉग का जो भी कोड होगा वो कैट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अब इस कमांड की मदद से जो भी डॉग लिखेंगे तो आप जो कैट कमांड काम करेगी वही काम ये कमांड आपके लिए कर देगी। तो ये होता है कि अगर आपने बड़ी बड़ी कमांड लिखनी है, ठीक है, तो आप उनके एलियस डिफाइन कर दें ताकि आपको बार बार वो बड़ा सा नाम ना लिखना पड़े। तो अब अगर हम ये देखना चाहते हैं
कि जो हमारा जब हम किसी कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लाइक डेट मैंने लिखा डेट, तो इसने डेट डिफाइन कर दी। बैक एंड पे टर्मिनल ने किस तरह से इसे एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो आप एक यूज़ करते हैं सेट एक्स, ठीक है। आप एक्स की मदद से शेल एक्सपेंशन का आउटपुट भी देख सकते हैं। लाइक डेट मैं सेट करता हूँ सेट माइनस एक्स, ठीक है। और अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं लिखता हूँ डेट, मैंने लिखा डेट, पहले जो भी था डेट कमांड का आउटपुट वो शो हुआ। उसके बाद उसने वो प्रिंट किस तरह करवाई है, डेट उसने किस तरह प्रिंट करवाई, वो सारे का सारा उसने जो भी बैक एंड पे काम किया वो सारा यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो इस तरह से आप सेट कमांड की मदद से शेल एक्सपेंशन का जो आउटपुट है वो भी देख सकते हैं। अगर आप इसको नहीं देखना चाहते तो आपको प्लस एक्स यूज़ करना है, इंटर करना है, उसके बाद आप डेट लिखेंगे तो अब जस्ट आपको आउटपुट शो होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं शेल आपकी कमांड के साथ क्या कर रहा है, ठीक है। जब आप ये वैल्यू सेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि शेल आपकी कमांड के साथ क्या करता है। जब भी हम कमांड एग्जीक्यूट करें तो शेल ने क्या किया, शेल ने किस तरह से ये डेट का आउटपुट हमें रिप्रेजेंट किया है। तो सेट एक्स की मदद से आप ये सब काम कर सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो हम कॉलम के साइन को यूज़ करते हैं। लाइक डेट मैं चाहता हूँ कि मैं डेट को प्रिंट करवाऊँ, ठीक है। उसके बाद करंट वर्किंग डायरेक्टरी को प्रिंट कराऊँ, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि कैलेंडर जो है वो प्रिंट हो। ये तीनों कमांड्स अब मुझे इस तरह सेपरेटली बारी बारी इंटर करनी पड़ी। मैं चाहता हूँ कि तमाम के तमाम कमांड्स जो हैं वो मैं एक सिंगल लाइन के अंदर ही एग्जीक्यूट कर पाऊँ। तो उसके लिए आपको लिखना है जो भी आपने कमांड है वो कमांड, उसके बाद आप देंगे सेमी कॉलम, उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसके बाद फिर सेमी कॉलम, फिर नेक्स्ट कमांड, और फिर इंटर करते हैं, ठीक है। तो पहले डेट वाली कमांड एग्जीक्यूट हुई, उसका रिजल्ट आया। उसके बाद PWD से आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी था, उसके बाद कैलेंडर से आपको कैलेंडर। इस तरह से आप सिंगल लाइन के अंदर मल्टीपल कमांड्स को फायर कर सकते हैं। और ये काम आप ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक डेट मैंने लिखा हेलो, और उसके बाद मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, इंटर किया, ठीक है। पहले ये कमांड चली इको हेलो, और उसके बाद हमारी ये सेकंड कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हुई। ये तो था सेमी कॉलम के अंदर मल्टीपल कमांड्स आपने रन कर ली। अगर क्या हो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम समझते हैं, ठीक है। पहले कंट्रोल ऑपरेशन ऑपरेटर को पढ़ते हैं, उसके बाद हम जो भी इनकी इसके अंदर ऑपरेटर आएंगे और एंड नॉट वो सब देखते हैं, ठीक है। तो एंड को देख लेते हैं। लाइक डेट मैंने कमांड एग्जीक्यूट किया, एंड को देखते हैं, वहाँ वेयर इज एंड, ये मैंने लिखा डेट एंड PWD, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने जो हमारा फर्स्ट कमांड था ना उसको बैकग्राउंड पे डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सेकंड कमांड था उसका रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करा दिया। ये साइमल्टेनियसली सीरियली एग्जीक्यूट करवाता है कमांड को, और जबकि एंड का साइन जो है वो वो पैरेलली एग्जीक्यूट करवाता है कमांड को। अगर हम इसको समझाऊंगा आपको, जब हम सेमी कॉलम को यूज़ कर रहे होते हैं तो सीरियली एग्जीक्यूट करवाता है किसी कमांड को, कि सीरियल वाइज चलेगी। पहले जो आपने फर्स्ट कमांड लिखी होगी पहले वो एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड एग्जीक्यूट होगी, फिर थर्ड एग्जीक्यूट होगी। लेकिन जब हम यूज़ कर रहे होते हैं एंड के साइन को तो ये पैरेलली सारी कमांड्स को एक साथ एग्जीक्यूट करवा देते हैं। आपने जितने भी लिखी होंगी, लाइक हमने जिस तरह लिखा था डेट एंड PWD, ठीक है। तो इसने एक साथ दोनों कमांड्स को एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन अगर इसे हमने लिखा होता ऐसे डेट एंड PWD, तो क्या हुआ, पहले डेट कमांड एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद PWD कमांड एग्जीक्यूट हुई। इसको कहते हैं पैरेलली एग्जीक्यूशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर को, जो होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का जो ऑपरेटर है, एक्चुअली ये एक वेरिएबल है जो अपने अंदर एक वैल्यू को स्टोर करता है। वो वैल्यू डिपेंड करती है प्रीवियस कमांड के एग्जीक्यूशन पर। अगर हमारी प्रीवियस कमांड एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो ये अपने अंदर 0 वैल्यू को स्टोर करेगा। अगर हमारी प्रीवियस कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुई है तो इसके अंदर कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है, 1 2 7 या समथिंग कुछ भी हो सकता है। अब इसको हम देखते हैं। अगर लाइक डेट मैंने लिखा इको $, PWD, ठीक है, ये हमारी कमांड जो है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई है। अब मैं लिखता हूँ इको $, एंटर किया, तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू है, 0, क्योंकि हमारी प्रीवियस कमांड जो है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई है। और अब मैं करता हूँ कोई भी गलत कमांड देता हूँ, जी कॉल दे देता हूँ,
ठीक है, अब ये कोई कमांड है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हमारी कमांड जो है वो फेल हो गई है। अब मैं डॉलर साइन में इसकी वैल्यू चेक करता हूँ, अब इसकी वैल्यू चेंज हो गई, 1 to 7 हो गई है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जब हम एनसिबल को कर रहे होंगे, तो वेरिएबल्स को, शेल एक्सपेंशन को आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस चीज़ को 1 से 2 बार देखिएगा, परफॉर्म कीजिएगा, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। तो क्वेश्चन मार्क को हम इसलिए यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर को, डबल एंड। ठीक है, जिसको लॉजिकल एंड भी बोल देते हैं। इस सिनेरियो में क्या होता है, लाइक डैट हमने लिखा इको हेलो एंड इको वर्ल्ड। अब दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों कमांड अगर ठीक होंगी तब तो ये एग्जीक्यूट होगा। अगर दोनों में से एक भी कमांड गलत हुई तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि इस तरफ भी हमारा कमांड जो था वो सही था और इस तरफ भी कमांड जो था वो सही था। मान लीजिए मैं एक तरफ का कमांड जो है ना वो गलत कर देता हूँ, मैं इधर जी को लिख देता हूँ, एंटर किया, तो पहले वाला तो एग्जीक्यूट हो गया लेकिन दूसरे वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और अगर हम ऐसा करें, मैं फर्स्ट वाले को कर देता हूँ गलत, सेकंड वाले को कर देता हूँ, जब फर्स्ट कंडीशन गलत हुई तो सेकंड वाला एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ठीक है, लॉजिकल एंड के अंदर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग के अंदर या फिजिक्स अगर पढ़ रखी है 9th-10th के अंदर भी, तो उसमें भी ये सब चीज़ें आपने समझ रखी होंगी। और दूसरा होता है लॉजिकल और। लॉजिकल और को रिप्रेजेंट किया जाता है डबल एंड के साइन से, पाइप साइन से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों कंडीशन से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो आपके जो कमांड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लाइक डैट हम लिखते हैं हेलो, इसी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये सही था, कंडीशन कमांड सही थी तो इस यही वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, ये वाला पार्ट उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर ऐसा करें हम, ये वाला हमारी कमांड गलत है, तब भी हमारी कमांड जो एग्जीक्यूट हो जाएगी, सेकंड वाला पार्ट इसका एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर हम चाहें तो हम दोनों को एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एल्स की जो भी कंडीशंस होती हैं वो सब कंडीशंस हम क्रिएट कर सकते हैं, लाइक एंड और या इन दोनों साइंस को यूज़ करके जस्ट डिफरेंट किस्म की कंडीशंस जो आपको रिक्वायर होंगी फ्यूचर के अंदर अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए, स्पेशली जब आप शेल स्क्रिप्टिंग कर रहे होंगे, स्क्रिप्ट लिख रहे होंगे, कोड लिख रहे होंगे, तब आपको ये सब चीज़ें, ये ऑपरेटर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आप किसी भी चीज़ को हैश के साइन के बाद लिखते हो तो वो इग्नोर कर देता है शेल। लाइक मैं हैश के साइन के बाद लिखता हूँ वेलकम टू डेवऑप्स, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ स्क्रीन पे। और यही अगर मैं किसी फाइल के अंदर लिख दूँ, लाइक डैट मैं लिख देता हूँ डॉलर साइन वेलकम टू डेवऑप्स, और इसको हम स्टोर कर लेते हैं फाइल के अंदर, एंटर किया, कैट फाइल, ओ सॉरी हमने इसको अनएलियस कर दें, डॉग पे कर रखा था, अनएलियस कैट। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो रहा है। अब हम इसको एज ए शेल स्क्रिप्ट रन करने की कोशिश करते हैं। लाइक दैट मैं लिखा sh फाइल, एंटर किया। अब इस फाइल के अंदर वेलकम टू डेवऑप्स है, लेकिन इसने इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये अब एक स्क्रिप्ट की तरह रन हुआ। जिस तरह स्क्रिप्ट की तरह रन हुआ, तो स्क्रिप्ट के अंदर जब भी हैश किसी भी कंटेंट के आगे लिखा होता है, यूज़ किया होता है, तो वो उसको एज ए कमेंट कर देता है, उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, और अगर आप मल्टीपल कमांड्स को एग्जीक्यूट करने का एक तरीका और भी होता है। लाइक डैट मैं लिखता हूँ दिस इज़ लाइनक्स, दिस इज़ लाइनक्स, उसके बाद आप बैक स्लैश और एंटर करें। अब आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। अब आपको जो भी लिखना है आप वो लिखें, फिर बैक स्लैश डाल दें, फिर एंटर कर दें, स्टार्ट न्यू सीरीज, न्यू सीरीज। ठीक है, उसके बाद अगर आप बैक स्लैश डालते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन पे अगर आप एंटर करते हैं, तो ये इसी को प्रिंट करवा देगा। ये हम कब यूज़ करते हैं? ये चीज़ हम तब यूज़ करते हैं जब हमें हमारी कमांड बहुत बड़ी हो जाती है। लाइक डैट मैं लिखना चाहता हूँ यम अपडेट, ठीक है, और उसके बाद मैं चाहता हूँ यम अपग्रेड, ठीक है, और उसके बाद भी मैं कुछ चाहता हूँ इंस्टॉल करना चाहते हैं, यम इंस्टॉल httpd। ठीक है, ये तो छोटी सी कमांड है, एक लाइन पैक, लेकिन हमारा बहुत बड़ी कमांड भी हो सकती है जिसमें हम एक साथ
जब हम ऑटोमेशन के टास्क परफॉर्म कर रहे थे तो हम एक ही लाइन में पूरे के पूरा लिख देते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो इस तरह के सिनेरियो में हम इस तरह यूज़ करते हैं, यम अपडेट बैकस्लैश यम अपग्रेड RAD अपग्रेड बैकस्लैश, उसके बाद यम इंस्टॉल HTTPD इंटर करेंगे। जिस तरह ये तमाम के तमाम कमांड्स जो भी होंगी उनको आराम से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी अपना मल्टीपल कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और शेल वेरिएबल्स को देख लेते हैं। मैंने अभी आपसे बताया था कि दो तरह के वेरिएबल होते हैं, सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स और यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स। अब सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, सबको तो कवर नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको जो मेन है चंद एक वो दिखा देता हूँ, ठीक है। PWD एक सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल है। उसके बाद आपने जब भी वेरिएबल की वैल्यू देखनी होती है तो आप इको डॉलर साइन करके उसका नाम लिख देते हैं। लाइक दैट शेल हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो शेल की वैल्यू बता रहा है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे होस्ट नेम क्या है, होस्ट नेम इंटर किया। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि लाइनक्स जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर आप स्मॉल में लिखते हैं ना किसी भी वेरिएबल के नाम को तो वो कुछ भी शो नहीं करेगा, क्योंकि वैसा कोई वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इसलिए उसने उसकी वैल्यू शो ही नहीं करवाई। और अगर आप देखना चाहते हैं कि यूज़र कौन सा है तो आप इस तरह से यूज़र भी दे सकते हैं। हम अपने वेरिएबल्स वॉर इज इक्वल टू 555 इको डॉलर साइन वॉर, ये होता है यूज़र डिफाइन वेरिएबल जब आप किसी वेरिएबल को डिफाइन कर रहे होते हो। हम अपने शेल को देखना चाहते हैं कि हमारा शेल कौन सा है, हमारा शेल जो परफॉर्म कर रहा है वो किस तरह से है, ठीक है। जैसे ये हमारे शेल का वो है, क्या इसे कह देते हैं, इसकी शेल की सेटिंग के अंदर डिफाइन किया गया कि शेल का जो ये वाला हिस्सा है ये किस तरह से रिएक्ट करेगा। इसकी वैल्यू होती है डॉलर साइन PS1 इंटर करेंगे तो यहाँ पर बता रहा है कि सबसे पहले ये बताएगा आपको यूज़र कि किस यूज़र से आप लॉगिन है, यूज़र की वैल्यू शो करवाएगा। उसके बाद दरमियान में उसने ऐड का साइन डाल दिया और उसके बाद आपका होस्ट नेम H जो है वो होस्ट नेम बता रहा है, ठीक है। उसके बाद W कि आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी जिस पे वर्किंग डायरेक्टरी में आप काम करोगे वो शो होगी। लाइक डेट मैं मूव कर जाता हूँ टेम्प के अंदर, ठीक है। देखें अब यहाँ पर ये शो करवा रहा है आपकी वर्किंग डायरेक्टरी जो भी है। अब डिफरेंट जो शेल हैं हर शेल की अलग 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 होती है ये चीज़, ठीक है। लाइक डेट विंडो का अगर हम देखें कमांड प्रॉम्प्ट तो इसके शेल के अंदर अलग से डिफाइन है। ये किस तरह शो करा रहा है, पहले ये बता रहा है कि आप किस ड्राइव में है, कौन से फोल्डर में है, वो पूरा का पूरा फोल्डर का पाथ बता रहा है। जबकि ये एग्जैक्ट जो करंट फोल्डर है वो बताता है, उसके अलावा उससे प्रीवियस फोल्डर जो होता है वो नहीं बताता। वो PWD से लाइक डेट अगर मैं आपको दिखाऊँ वॉर के अंदर लॉग के अंदर, ठीक है, तो इसने वॉर को छोड़ दिया, करंट जो आपका डायरेक्टरी है वो उसने यहाँ पर आपको बता दिया। जब क्या होगा पूरा बात क्या है वॉर लॉग और जो ये चीज़, ठीक है। तो डिफरेंट जो शेल होंगे हर एक शेल का अलग अलग होता है काम करने का तरीका। वो ये PS वैल्यू जो होती है इस वेरिएबल के अंदर सेट होता है। लाइक अगर आप चेंज करना चाहें तो आप ये चेंज कर सकते हैं। लाइक डेट मैं चाहता हूँ PS1 मेरा जो टर्मिनल है वो कुछ इस तरह से शो हो। उधर लिखा है एपिसोड 3 इंटर, ठीक है। अब देखें हमारा टर्मिनल किस तरह हो गया। अब यहाँ हम जो भी कमांड लिखेंगे वो इस तरह से शो होगी। ये टेम्परेरी है, अगर आप इसको परमानेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्री करनी होगी LS-A। यहाँ आपकी फ़ाइल होगी -RC की, ठीक है। इस फाइल के अंदर और ये बैश प्रोफाइल इनके अंदर जब आप किसी भी तरह की चेंजिंग करते हो तो वो परमानेंट हो जाती है। लाइक अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ -RC एंटर किया, यहाँ आने के बाद आप जो भी अपने वेरिएबल सेट, अब देखें जो एलियस सेट थे वो भी यहाँ पर हैं। RM के साथ -i का है जो प्रॉम्प्ट करता है, CP के साथ भी -i का है जो प्रॉम्प्ट करता है, MV के साथ भी i का। इधर आप एलियस भी डिफाइन कर सकते हैं जो परमानेंट रहेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने जस्ट इस तरह से आप किसी भी चीज़ को करते हो सेव तो वो टेम्परेरी तौर पर काम करेगा, परमानेंट नहीं होगा। जिस तरह मैं सिस्टम को लॉग आउट करूँगा, लॉग आउट, एक मिनट, ठीक है। अब मैं वापस से अगर जाता हूँ अपने उसी शेल में अपने उस अकाउंट में तो हट गया होगा नॉर्मल, दोबारा से हमारा टर्मिनल वैसे ही हो गया जैसा था, ठीक है। परमानेंट एंट्री के लिए किसी भी तरह की चेंजिंग जो आप चाहते हैं कि वो परमानेंट हो जाए सिस्टम के अंदर तो आप -RC या बैश प्रोफाइल के अंदर जाके उसकी एंट्री करते हो।
अब पाथ वेरिएबल्स को देख लेते हैं। जैसे आपने ls लिखा, हम जब भी कोई कमांड टाइप करते हैं वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है। सिस्टम को कैसे पता है ये सब कि ls आपने लिखा तो ls का क्या मतलब है, किस तरह, किसकी बाइनरी फाइल्स कहाँ पड़ी हैं, विच ls, ठीक है, विच ls से हमें पता चल गया कि इसकी बाइनरी फाइल्स यहाँ पड़ी हैं। जब हम कोई कमांड रन करते हैं, सिस्टम पाथ वेरिएबल की मदद से उस कमांड की बाइनरी के ज़रिए उस कमांड को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। इसको पता है कि इसकी बाइनरी फाइल कहाँ पड़ी है। अगर आप इसकी बाइनरी फाइल को रीड करना चाहें, कैट usr bin ls, खैर कैट कमांड जो है वो इस कैपेबल नहीं है कि वो बाइनरीज फाइल्स जो हैं उनको रीड कर सके, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एंटर किया, ठीक है, जो ls कमांड है उसके अंदर जो भी बाइनरी कोड है वो सारा ये रहा। ये बाइनरी कोड सारे का सारा बताता है हमारे टर्मिनल को कि उसे क्या करना है। जब आप ls के साथ कौन कौन से ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। ls के साथ अगर आपने -a किया है तो हिडन फाइल्स आपको दिखाएगा, ls के साथ आपने -lh किया है तो ये आपको ह्यूमन रीडेबल, जो ह्यूमन के लिए क्लोज होगी अंडरस्टैंडिंग, उस तरह से रिप्रेजेंट किया। तमाम की तमाम बाइनरीज फाइल्स पाथ वेरिएबल्स जो होते हैं आपके इको $, पाथ यहाँ पर है कि जब भी आप कोई कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो सबसे पहले वो जाके देखता है आपकी होम डायरेक्टरी में, ठीक है, क्या वहाँ पर कोई ऐसी बाइनरी है। उसके बाद वो देखता है यूज़र लोकल s bin के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी इस लोकेशन पे जाता है लोकल बिन यूज़र s bin, फिर बिन s bin होता है सिस्टम बाइनरी, जो जस्ट आपके एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होते हैं वो इन बाइनरीज फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और कोई नहीं यूज़ कर सकता इन्हें। ढेर सारी कमांड ऐसी होंगी, अभी फ्यूचर में आपको पता चलेंगी, जो जस्ट आप रूट एक्सेस अगर आपके पास होगा तो आप उन्हें एग्जीक्यूट कर पाएंगे, अदरवाइज आप उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। लाइक डेट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ su राव, हम इस अकाउंट में चले गए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाकर करता हूँ, इस सर्विस को रिस्टार्ट करना चाहें या फिर हम होस्ट नेम सेट करना चाहें, हम यहाँ करते हैं सिस्टम ctl सेट होस्ट नेम और हम इसका नेम रख देते हैं डेवऑप्स, एंटर किया, ठीक है। परमिशन वो कह रहा है कि अननोन ऑपरेशन सेट होस्ट नेम, सिस्टम ctl सेट होस्ट, ठीक है। और इसी कमांड को अगर मैं जाकर यहाँ पर रन करता हूँ, चलो लॉगिन, ठीक है, सिस्टम ctl सेट होस्ट नेम डेवऑप्स, एंटर किया, सेट होस्ट नेम वॉय, ये पता नहीं क्यों नहीं काम करी। खैर ये फाइल हमें देखने को मिल जाती है कैट etc, एक मिनट, अगर मैं होस्ट नेम ctl चलाऊँ तो ये है हमारा होस्ट नेम, इसको सेट करना चाहिए, चले क्यों नहीं किया इसने, सिस्टम ctl खैर ये कह रहा है कि ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं, जबकि इस तरह का है। कोई नहीं, मैं इसको ब्लॉग के ऊपर जब अपडेट करूँगा तो प्रॉपर आपको वहाँ पर बता दूंगा। तो आप जो पाथ वेरिएबल है ना, यहाँ पर जाकर अगर आपने कोई एक्स्ट्रा बाइनरीज फाइल्स डाउनलोड कर रखी हैं, आपने गिटहब से किसी रेपो को उठाया, डिफरेंट किस्म की रेपो फ्री आपको कोड मिलते हैं, या आप अपने खुद भी आप बनाएंगे, इंशाल्लाह मैं इसके अंदर कवर करूँगा आप अपनी बाइनरीज फाइल किस तरह से बना सकते हैं। तो उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अपने पाथ के अंदर ना पूरा का पूरा पाथ वेरिएबल के अंदर ये वैल्यूज़ अपने उस बाइनरी फाइल का लोकेशन बताना होता है। अगर आप नहीं बताते हैं तो आपको पूरा का पूरा पार्ट टाइप करना पड़ता है। जैसे मैंने ls लिखा, ठीक है, तो इसने डायरेक्ट काम कर दिया, क्योंकि हमारे जो पाथ वेरिएबल है एक तो यहाँ पर इसे पता है कि जब भी मैं ls टाइप कर रहा हूँ whi विच ls, ठीक है, ये रहा इसका बाइनरी का पाथ यूज़र बिन s bin। जब मैंने ls टाइप किया तो इसने पहले मेरी होम डायरेक्टरी में देखा, इसे यहाँ पर नहीं मिली, फिर इसने इधर देखा लोकल बिन के अंदर नहीं मिली, फिर इधर देखा, फिर इसने देखा यूज़र बिन के अंदर जाके देखा तो यहाँ पर इसे ls की कमांड ls का जो बाइंडर था वो मिल गया।
वहाँ से उसने इस कमांड को इसके बाइनरी कोड को एग्जीक्यूट किया और जो भी आप चाहते थे जो उसके अंदर उस बाइनरी कोड के अंदर इस ऑपरेशन के लिए डिफ़ाइन किया गया था प्रोग्राम, उसने वो एग्जीक्यूट करके आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया जिसके लिए आपने इस कमांड को यूज़ किया था या जिसके लिए आपने इसे फायर किया था। अब हम ऐसा करते हैं कि हिस्ट्री को देख लेते हैं। हिस्ट्री कमांड की मदद से आप देख सकते हैं आपने जो जो भी कमांड फायर की हैं अभी तक सिस्टम के लॉगिन होने के बाद वो सारी यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, अगर मैं देखना चाहूँ, मैं जस्ट देखना चाहता हूँ हिस्ट्री में जस्ट 10 लास्ट के 10 दिखा दो तो आप इस तरह कर सकते हैं history-c, इससे हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। अब अगर हम हिस्ट्री देखना चाहेंगे मैं लिखता हूँ हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। -c की कमांड से आप तमाम की तमाम हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप हम हिस्ट्री का साइज़, हिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम कितने कमांड्स जो है ना हिस्ट्री स्टोर कर सकती है, तो $, हिस्ट साइज़ इंटर किया तो यहाँ पर है कि ये जस्ट 1000 जो आप 1000 कमांड फायर करेंगे उनको स्टोर करेगी। अगर आप चाहें तो आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको टाइप करना है हिस्ट साइज़ इज़ इक्वल टू 500 कर दिया, सॉरी मैंने इंटर किया तो ठीक है। अब हिस्ट्री ना आपके जस्ट 500 जो आप कमांड फायर करोगे उन्हें स्टोर करेगी, उसके बाद किसी भी कमांड को स्टोर नहीं करेगी। आप इस तरह से हिस्ट्री के साइज़ को देख सकते हो। अगर आप देखना चाहें हिस्ट्री फाइल तो ये बता रहा है कि हिस्ट्री फाइल कहाँ है। यूज़र के अंदर आपके रूट डायरेक्टरी के अंदर .bash हिस्ट करके होगा, ls-a किया तो यहाँ पर आपको ये फाइल देखने को मिल रही है। अगर आप कमांड को हिस्ट्री में जाके यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, और हाँ अगर आपने कुछ भी आपने ढेर सारी कमांड टाइप की और आप उनको सर्च करना, आप Ctrl+R प्रेस करें, उसके बाद आप यहाँ पर लिखें वर्ड लिखें फर्स्ट सेकंड या कुछ भी, तो आपके सामने सुजेशन देने लग जाएगा कि आप ये सर्च करना चाहते हैं। Ctrl+R कमांड की मदद से आप सर्च कर सकते हैं अपने टर्मिनल पे। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।